चलिए जी, हमने ये डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज का क्या होता है? इससे पंचायतें नहीं होती हैं, पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, इनको बोलते हैं लोकल बॉडीज। तो हमारे देश में ये जो पंचायतों का जो एक तरह से प्रावधान है, वो कब आया, कैसे आया, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए जी, यूरोप के काफी देश थे जो भारत के साथ संपर्क बना रहे थे। रीजन साफ था कि उनको विस्तारवाद में जाना था। विस्तारवाद कि उनको अपने देश के अंदर इकोनॉमी को आगे लेकर जाना था। इसके लिए भारत से कच्चा पदार्थ उनको चाहिए था। इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट डिमांडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न इंप्रूवमेंट इन सिविल लाइफ एंड विल हैव गेट सपोर्ट ऑफ इंडियंस। मतलब जो भारत में राष्ट्र आंदोलन स्टार्ट हुए, उनका डिमांड क्या था कि लोगों के आम जीवन में सिविल लाइफ, शौचालय, बेसिक कोई रोड, फुटपाथ चाहिए। सिविक लाइफ, अगर सिविक लाइफ कांगड़ा के लोगों की अच्छी है कि चंबा के? कांगड़ा के लोगों की अच्छी है। होता है कि फुटपाथ कैसे हैं, पानी साफ नहीं आता है, रास्ते आने जाने के गांव में कच्चे की। तो अब इसलिए हिस्ट्री में लोकल बॉडीज बनाने के लिए पहला स्टेप उठाया गया था 1864। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होगा वो कुछ मेंबर को नॉमिनेट करेगा, डीएम जो होगा मैंने एक पंचायत के एरिया में नॉमिनेट करेगा और उन्हीं से ही फिर वो काम करवाएगा। बट लोग इससे सेटिस्फाई नहीं हुए, क्योंकि डीसी जो थे या डीएम जो थे अपने खास लोगों को वहां चुनते थे। वो जो खास लोग थे वो काम करने के इच्छुक नहीं थे, तो लोग इस चीज से सेटिस्फाई नहीं हुए। सेकंड स्टेप जो था वो थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ 1882 में, जब लॉर्ड रिपन भारत के गवर्नर जनरल थे। उस समय उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो ज्यादातर लोग होंगे, जो मेंबर होंगे वहां के लोकल बॉडीज के, पंचायतों के, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, वो जो है वो जनता के द्वारा ज्यादातर चुने जाएंगे। सरकार उनको चुन के नहीं भेजेगी, जनता उनको चुनेगी। तो आप कह सकते हैं कि लॉर्ड रिपन भारत में लोकल बॉडीज के जनक कहे जाएंगे। एग्जाम में कई बार आता है कि लोकल बॉडीज मैंने पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भारत में शुरू करने वाले गवर्नर जनरल का नाम क्या है, तो उनका नाम है लॉर्ड रिपन। इससे पहले शुरुआत तो हो गई थी, मगर वो शुरुआत कच्ची थी, उसमें डीएम ही निर्णय ले रहे थे। तो अब बात यहां पे एक और आती है जो आपको समझनी है। बात इसमें एक और आती है जो आपको समझनी है, वो ये कि लॉर्ड रिपन ने इसको स्टार्ट तो कर दिया, पर वास्तविकता ये थी कि वो जो चुने उनको वोट करने की इजाजत नहीं थी। वोट करने की इजाजत कहां पे? अगले स्तर पर। एक्चुअली उस समय पे जो ये पंचायतों के मेंबर बनाए गए थे, इनको वोटिंग पावर दी जानी थी बड़े स्तर पे, ताकि आप अपनी पंचायतों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे आज भी जो म्युनिसिपल जो अपनी ये दैट इज विधान परिषद होती है, तो विधान परिषद में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, उनके जो मेंबर हैं वो वोट करते हैं उसमें। तो इनके पास वोटिंग पावर थी नहीं, जिस कारण से कहीं ना कहीं ये जो मॉडल था पंचायती राज का उतना सूटेबल नहीं था। बट जो भी है, पंचायती राज को स्टार्ट करने वाले कौन थे जी? लॉर्ड रिपन। ठीक है जी। अब आइए आर्मी के अंदर बात करते हैं जी। आर्मी में स्थितियां किस तरह की थी? आर्मी में दो तरह के स्टेटस थे, मार्शल और नॉन मार्शल। मार्शल मतलब वो जो बंदूक लेके सेना में सेवाएं देंगे, जो आज भी होते हैं। और नॉन मार्शल कौन होते हैं जी? जो क्लर्क के रूप में, जो नर्सेस के रूप में, जो डॉक्टर के रूप में सेवाएं देंगे। तो एक थे मार्शल थे
नॉन मार्शल। दो तरह की सेवाएं होंगी, पर आप हैरान इस बात से होंगे जो प्रपोर्शन था जी, प्रपोर्शन मैंने अनुपात क्या था सेना का, तो 1:2 था बंगाल में और 2:5 था मद्रास और बॉम्बे के अंदर। इसका मतलब यह है कि 1:2 का मतलब यह है कि अगर मार्शल 1 है तो 2 क्या थे जी, नॉन मार्शल। आप सोचेंगे सेना के अंदर सैनिकों की ज्यादा रिक्वायरमेंट थी या बाकी, तो बाकी 7 की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि उस दौर में जो सेना थी वही देश चला रही थी, तो सेना चाहिए थे, सेना ही रोड बना रही थी, सेना सब कुछ कर रही थी वहां पे, जिस कारण से सेना को बहुत सारे लोग चाहिए होते थे जी, अंडरस्टैंड कीजिएगा। जैसे आज भी पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे, पाकिस्तान की जो फोर्स है, आर्मी है, वो कंस्ट्रक्शन भी करती है। पाकिस्तान की सेना रेलवे ट्रैक्स भी बनाती है। मैंने पाकिस्तान की सेना का बजट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, समझे, और काम भी करती है, कंस्ट्रक्शन भी करवाती है आर्मी। और हमारे यहाँ आर्मी के पास बहुत ही लिमिटेड काम है, वो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा दिखती है। बॉर्डर वाले एरिया में मिलिट्री यूज होती है। इसके अलावा ये नहीं कि दिल्ली में कोई बिल्डिंग बन रही तो आर्मी हमारी उसको, ऐसा नहीं होता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि वो एक अलग डिपार्टमेंट है, बिहार एक अलग डिपार्टमेंट है, बट ये जरूर है कि आर्मी के निगरानी में जो काम होते हैं, क्योंकि बॉर्डर है, बड़ा सेंसिटिव एरिया होता है, तो वो सेंसिटिव एरिया के अंदर कहीं भी हमला किसी भी टाइम हो सकता है, तो वो सारा आर्मी की निगरानी में होता है। तो बीआरओ के जो मेंबर होते हैं वो आर्मी द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, आर्मी उनको रखती है, रखवाती है और मैनेज कराती है, मतलब बीआरओ का काम आर्मी के हाथ होता है, सीधी सी बात है। बट ये मतलब कतई नहीं कि आर्मी के जब जाएंगे वहां रोड बनाने के लिए, वो अलग मेंबर होंगे, अलग इंजीनियर्स होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आर्मी की निगरानी में ऐसा होगा। चलिए, यूरोपियन ट्रूप्स केप्ट इन की ज्योग्राफिकल एंड मिलिट्री पोजीशंस, माने जो यूरोप के जो सैनिक थे उनको ज्योग्राफिकल मतलब क्या होता है, जैसे जो एरिया काफी सेंसिटिव है, जिसमें पैसा काफी बन सकता है, जिसमें ज्यादा गतिविधियां हैं, वहां पे यूरोप के ही लोग रखे गए। और मिलिट्री में भी जो बड़े पद थे वहां यूरोपियंस को ही मौका मिला। इंडिया के जो सैनिक थे वो बहुत बड़े पद पर जा नहीं सकते थे, क्योंकि मिलिट्री में बड़े पद पर जाना मतलब मिलिट्री को कंट्रोल करना, ठीक है जी। तो हुआ ये कि excluding Indians from high post was maintained till 1914, no Indian could rise higher the rank of सूबेदार। मतलब 1914 तक इंडिया के जो सैनिक थे वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सूबेदार बन सकते थे, सूबेदार से ज्यादा बनने की पावर उनके पास नहीं थी। तो कैन यू बिलीव दैट कि किस तरह से जो है आपकी तरक्की को रोका जा रहा है अंग्रेजों द्वारा। इसके बाद उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चलाई, इसको बोलते हैं हिंदी में फूट डालो और शासन करो, जिसमें जाति धर्म के आधार पर भारतीयों को एक तरह से नीचे रखा जा रहा था। इवन आप देखेंगे कि जो उनके अपने पार्टी के जो यहाँ रेस्टोरेंट थे, होटल्स थे, जहां पार्टियां हुआ करती थी ना, तो उसके बाहर एक बोर्ड लगा होता था जिसमें लिखा होता था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो कहीं कहीं उन्होंने जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे भी थोड़ी बहुत भेदभाव की है। बट क्या कहें, भारत में तो जाति के नाम पे भेदभाव वर्षों से था, तो अंग्रेजों ने कर दिया तो क्या हो जाएगा जी उससे, है ना। बट आप जाएंगे बाद में यही चीज हमारे काम आएगी। आर्मी आइसोलेटेड फ्रॉम नेशनलिस्ट आइडियाज, माने हमारे देश में राष्ट्रवादी की विचारधारा जब पनप हो रही थी तो सैनिकों को उनसे अलग रखा गया, क्योंकि सैनिक अगर राष्ट्रवादी विचारधारा में आएंगे तो वो विद्रोह कर देंगे सेना में। उस दौर में इंडिया के सैनिक काफी भर्ती हो गए थे, और आप जानते हैं सन 57 के विद्रोह में जब भारतीय सेना के कुछ लोगों ने विद्रोह किया तो जो अंग्रेज थे उनको काफी दिक्कत हुई उसको मैनेज करने में। इंडियन आर्मी सर्व्ड वेरियस पर्पसेस। कैन यू बिलीव दैट कि उस दौर में सरकार का जो टोटल पैसा टैक्स का होता था उसका 52% खाली किस पे, मिलिट्री के ऊपर। तो भारत के राजस्व का 52% पैसा खाली मिलिट्री पे ही खर्च करते थे। इसका मतलब क्या है कि उस दौर में उन्होंने मिलिट्री पर ही निवेश किया, मिलिट्री पर ही खर्च की कोशिश की, ठीक है जी। पब्लिक सर्विसेज की बात करें जी, मिलिट्री सेवाओं के अपने यहां देख लिया है, ये तथ्य काफी इंपॉर्टेंट है।
जहां तक बात करें मिलिट्री सेवाओं के बाद सिविल सर्विसेज की, पब्लिक सर्विसेज, जैसे आईएएस आईपीएस होते हैं ना ऐसे लोग, तो इनको बोलते हैं सिविल सर्विसेज में सर्विसेज या फिर जन सेवा। इंडियन सिविल सर्विसेज जो है वो बनाई गई थी भारत में ताकि इंडियंस को भी मौका दिया जाए भारत में बड़ी बड़ी पोजीशन आने का। तो इंडियन सिविल सर्विसेज आईसीएस बोलते हैं, को बोलते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, राइट, आईएएस। इंडियंस एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ब्यूरोक्रेसी, माने आप ये देखिए कि इंडियंस को नौकरशाही से बाहर रखा गया था, इंडियंस को मौका नहीं दिया जाता था इसमें आने का। परंतु इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम हेल्ड इन लंदन। अच्छा, इसमें क्या है कि इंडियन जो सिविल सर्विसेज होती थी उसकी परीक्षाएं कहां होती थी? लंदन में। तो इंडियन कोई लंदन पहुंचा नहीं था। आज को हमें बोल दे कि हमारा एग्जाम सेंटर जो है वो वेस्ट बंगाल है, तो शायद हम जाएंगे नहीं, इतनी दूर कौन जाए, जबकि आज फैसिलिटी हजारों तरह की है। अब 1859 तक देखें तो 1859 में जो मिनिमम एज एग्जाम देने की वो क्या थी? 19 साल, जबकि 1878 में एज थी 23 साल। इसका मतलब है कि आयु भी कम की गई। आयु कम करने का अर्थ क्या होगा कि इस एज में जो इंडियंस हैं वो इतने अवेयर ही नहीं होते। 19 साल की एज में आज की डेट में भी, जबकि इंटरनेट है, सब कुछ है, बच्चों को अवेयरनेस नहीं होती है कि एग्जाम कैसे फाइट किए जाते हैं। और अगर 19 साल ही लिमिट है एज की, मतलब 19 साल के बाद आप एग्जाम दे ही नहीं पाएंगे, इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे इंडियंस कॉम्पीट करने से वैसे बाहर कर दिया आपने। ठीक है जी। अगली बात क्या है? मीडियम क्या था? इंग्लिश। अब भारत में लोग पढ़ते थे हिंदी में, कोई मराठी में, कोई उर्दू में, तो अंग्रेजी मीडियम होने से कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही थी। अब जो अंग्रेजी सीखेगा वही बन पाएगा ये अफसर, तो ये बड़ा रुकावट था इसमें, जिस कारण से भारतीयता जो थी कि हम अंग्रेजों का विरोध करते हैं, तो आपने भाषा उनकी सीखनी है, तो नेचुरली ये तो एक बड़ा रोड़ा था उनके रास्ते का। और इवन सिलेबस ऐसा था कि आपको पास होने के लिए ग्रीक और लैटिन भी सीखनी है, तो अंग्रेजी भी सीखो फिर ग्रीक और लैटिन भी सीखो। तो कहीं ना कहीं 19 साल की एज में ये तब मुमकिन है जब आप पैदा हुए और माँ बाप ने बोल दिया कि ये तो आईसीएस बनेगा, और तब से ही अंग्रेजी आपको डाल दिया, लैटिन और ग्रीक सिखा दिया। 19 साल की एज में आप कर पाएंगे ऐसा? कितना कॉम्पिटिटिव। 19 साल की एज में आईसीएस क्वालिफाई कर दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, समझा आप? तो सुभाष चंद्र बोस ने इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू जाकर आईसीएस क्वालिफाई कर लिया था 19 साल की एज में, और 20 साल की एज में रिजाइन कर दिया कांग्रेस में जाने के लिए, नेता बनने के लिए, समझा? तो सुभाष चंद्र बोस वाज वेरी इंटेलिजेंट, उनको मौका नहीं मिला प्रधानमंत्री बनने का, और वो बनते तो शायद थोड़ा सा अलग मामला होता है इंडिया का। जैसे भारत ने काफी जमीन चीन के हाथों गंवाई, पाकिस्तान के हाथों गंवाई पीओके में, तो अगर वो होते एटलीस्ट इन मामलों में तो काफी अच्छे होते। बट नेहरू की अपनी खूबियां थी, नेहरू ने शिक्षा पे काफी ध्यान दिया, आईआईटीज खोले, साइंस एंड रिसर्च में ध्यान दिया, फॉरेन पॉलिसीज काफी बढ़िया बनाई उन्होंने, विदेश नीतियां। पर हाँ, बॉर्डर वाले मामले में नेहरू को मात पड़ी है, चीन के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी। अच्छा, ऐसे कौन से व्यक्ति थे पहले जो ये क्वालिफाई एग्जाम कर गए थे जी? सत्येंद्रनाथ टैगोर, यह रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, पूरा परिवार ही पढ़ लिखूंगा था ये, ठीक है जी। तो 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर जो थे वो आईसीएस बनते हैं, और तो आईसीएस बनना कोई आम बात तो नहीं थी उस दौर में, तो लगभग नामुमकिन ही था आईसीएस बनना। तो ये जो है आईसीएस बनते हैं, ये एक बड़ी बात है, ठीक है जी। आगे बढ़े जी। रिलेशन विद प्रिंसली स्टेट्स, अगला टॉपिक है कि जो ये व्हाट इज प्रिंसली स्टेट्स? वो राज्य जो किसी राजा के अधीन थे, किसी नवाब के अधीन थे, किसी सुल्तान के अधीन थे, राइट, उनको बोलते हैं प्रिंसली स्टेट्स। तो भारत में अंग्रेजों के पास जो इंडिया था ना जी,
उसके अलावा कई ऐसी रियासतें थी ना, रियासतें जो अंग्रेजों के अंडर नहीं थी, उन रियासतों को बोलते हैं प्रिंसली स्टेट्स, जो किसी राजा के अंडर थी, किसी नवाब, किसी सुल्तान, किसी इनके अंडर थी। तो लगभग 560 से ज्यादा क्या थी जी, रियासतें थी। अंग्रेजों ने कहा कि हम तुम्हें इंडिपेंडेंट ही रखेंगे, बशर्ते तुम ये घोषणा करो कि तुम अंग्रेजों की सत्ता घोषी को मानते हो, माने अंग्रेज ही तुमसे ऊपर हैं, तुम अंग्रेज के अंडर हो। अगर तुम हमारा सुजेनिटी, मतलब क्या होता कि किसी के अंडर होने को मान लेना, बोलते हैं उसको। तो इस तरह से 560 के आसपास के प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको अंग्रेजों ने कहा कि भाई एक तरह से
आइए चलिए डिस्कस करते हैं। कहा कि इन्होंने प्रिंसी स्टेट्स को बोला कि भाई हम तुम्हें क्या रखेंगे, इंडिपेंडेंट, बशर्ते तुम हमें अपना सुप्रीम मान लो। और ऐसी कितनी रियासतें थी? 560 ऐसी रियासतें थी, जिनको बाद में वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया में शामिल करवाया था। इसलिए बोलते हैं उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया। वल्लभ भाई पटेल एक इंडिविजुअल नहीं, बहुत बड़ी हस्ती थी। आज की डेट में देखा जाए तो प्रधानमंत्री के अलावा जो बाकी मंत्री होते हैं उनके पास खास विजन है ही नहीं, लगता नहीं काम कर रहे हैं वो लोग। उस दौर में प्रधानमंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग थी, तो एक तरह से पटेल अलग तरीके से लगे हुए थे देश को और आगे ले जाने में। ऐसा आजकल दिखता नहीं नेताओं के अंदर। ठीक है जी, चलिए एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज क्या थी अंग्रेजों की कि फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल होते हैं इसको। शिक्षित इंडियन है उनको थोड़ा सा डरा धमका के रखो, उनके साथ बैर रखना। तो अंग्रेजों को उनसे बैर क्यों था? क्योंकि यही पढ़ी लिखी जमात थी ना इंडियंस की, ये यूरोप से पढ़ के आई थी और यहाँ भारतीयों को अवेयर कर रही थी अपने हक के बारे में, अपने राइट्स के बारे में। तो अंग्रेजों को ये सूट नहीं कर रहे थे लोग यहाँ के। जमींदारों के प्रति उनका एटीट्यूड बहुत खराब हो गया था, क्योंकि ऑब्वियसली जमींदारों के पास बहुत ज्यादा जमीन थी, अंग्रेजों को वो जमीन चाहिए थी, तो वो जमींदारों के साथ थोड़ा उपटांग काम कर रहे थे। अब जो सोशल रिफॉर्म है आप पढ़ेंगे कि उनके ऊपर भी काफी बदलाव हुए, समाज सुधारक के तौर पे काफी लोग सामने आए। तो अंग्रेजों ने उनके बोलने पर कुछ चीजें चेंज भी करी जो कि अच्छी चीजें थी देखा जाए। और एक्सट्रीम बैकवर्डनेस ऑफ सोशल सर्विसेज, माने एक तरह से देखा जाए जो सामाजिक सेवाएं हैं, चाहे वो लोगों को राशन पहुंचाना है, खाना पहुंचाना है, पानी की सेवाएं देनी है, मैंने सोशल सर्विसेज में तो अंग्रेज लगभग 0/0 थे। ठीक है जी, राइट। इन्होंने कुछ एक्ट पास करे फैक्ट्रियों को ठीक तरीके से चलाने के लिए, फैक्ट्रियों को ठीक तरीके से चलाने के लिए कुछ एक्ट पास करे। 1881 में आया था। और फैक्ट्री एक्ट का अर्थ ये था कि कैसे हमने कंपनी काम को चलाना है और मजदूरों को इसमें स्ट्राइक करने के राइट नहीं थे। प्रेस को काफी रेस्ट्रिक्ट किया गया जी, प्रेस को काफी रेस्ट्रिक्शंस दी गई। दो तरह के कानून लाए गए, एक था इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन प्रेस, ये कानून 1835 में आया, इसे चार्ल्स मेटकैल्फ ने बनाया था। पर इससे ज्यादा खतरनाक था वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878 का। वर्नैकुलर होता है लोकल, तो मैंने लोकल भाषा में अखबार प्रिंट यदि करनी है तो पहले आपको क्या आप छापने जा रहे हैं या आपको अथॉरिटीज को बताना पड़ेगा, और अगर उनको कुछ उसमें बात ठीक नहीं लगी तो उसे वो काट देंगे, तो आप उसे छाप नहीं सकते हैं। अगर आपने अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ कुछ भी छापा तो एक तरह से आपका जो प्रेस है वो बंद कर दिया जाएगा और सरकार है या उसके जो संपादक हैं उनको जेल में डाल दिया। तो इस एक्ट के कारण लोग गए थे जेल में, और काफी ज्यादा जो न्यूज़पेपर्स के पब्लिशर्स हैं, संपादक हैं, उन्होंने अपनी कंपनी ही बंद करा ली थी। हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या था ब्रिटिश रूल का, अंग्रेजी शासन ने क्या क्या यहाँ पे बदलाव किए, आर्थिक रूप से क्या बदलाव किए।
तो एग्रीकल्चर हमारे देश में लगभग स्टैग्नेट मतलब रुक सा गया। हमारी खेती में जो तरक्की थी लगभग खत्म सी हो गई, क्योंकि अंग्रेज हमको वो उगाने के लिए कह रहे थे जो उनको चाहिए था। आप देखेंगे आगे महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह है, वहां पे इंडिगो की खेती करने का ऑर्डर दिया गया था किसानों को, और जब उनको उसकी डिमांड नहीं मिली अंग्रेजों को, तो उन्होंने कहा किसानों को कि हमें नहीं चाहिए। तो किसानों का बहुत ज्यादा नील जो है, ये इंडिगो जो है खराब हो गया था, ठीक है जी। तो इन्होंने जमींदारों को बहुत ज्यादा क्या कर दिया जी, बर्बाद कर दिया जमींदारों को, ये है। अब इकोनॉमी की बात करें तो हमारे देश में आर्टिजन्स और जो क्राफ्टमैन थे, माने जो शिल्पकार लोग थे, जो हाथों से मूर्तियां बनाते थे, हाथों से कपड़े बनाते थे, है ना, औजार बनाते थे, वो सब खत्म हो गए। क्योंकि ब्रिटेन की फैक्ट्रियों से बने बने औजार आ रहे थे, बने बनाए कपड़े आ रहे थे, जूते आ रहे थे, तो सारा काम खत्म हो रहा था। और जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी जी, हैंडीक्राफ्ट क्या होता है, हाथ से स्वेटर बना दिया, शॉल बना दिए। अब इनके मुकाबले जो मशीन से बना हुआ सामान आएगा वो क्या होगा, सस्ता होगा। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी क्या हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि उनके मुकाबले अंग्रेजों का मशीन से बना सामान ज्यादा क्या था, सस्ता था, इसलिए। दूसरी बात क्या है, वन वे फ्री ट्रेड, मतलब ब्रिटेन से अगर इंडिया को सामान लाना है तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, जिस कारण से ब्रिटेन से जो कपड़े आए बनकर वो काफी सस्ते निकले और इंडस्ट्री ठप हो गई। और दूसरा कारण रेलवेज का, तो अंग्रेजों ने काफी रेलवेज की लाइन बिछाई, जिस कारण से सामान को बाजार में पहुंचाना काफी आसान हो गया, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी काफी कम हो गई, जिस कारण से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री काफी हद तक बंद हो गई। डिसअपेयरेंस ऑफ इंडियन रूलर्स, भारत में जो नवाब थे, सुल्तान थे, कोई प्लासी का बैटल, कोई बक्सर का बैटल, आहिस्ता आहिस्ता जो यहाँ के लोकल रूलर्स थे वो खत्म होते चले गए, ठीक है जी, ये बात समझे आप। डीपॉपुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेंटर्स, मैंने एक तरह से जो इंडिया के इंडस्ट्रियल सेंटर थे, जैसे सूरत की हम बात करें, वो काफी बड़ा डायमंड हब था, तो वहां से लोग यहाँ वहां मूव करते चले गए, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने अकॉर्डिंग नए नए बना दिए बिजनेस सेंटर। और मेनली उनका जो उनकी फैक्ट्री कहाँ थी, इंग्लैंड में, तो फिर यहाँ का जो धंधा था वो चौपट होता चला गया। और इस तरह से पीपल अडॉप्टिंग एग्रीकल्चर, जिनका धंधा ठप हो गया हैंडीक्राफ्ट का, जो जूते बनाना जानता था, जब जूते नहीं बिक रहे हैं तो वापिस वो खेती के ऊपर आ गया। और खेती में आप जानते हैं जब बहुत सारे लोग खेती करते हैं ना, तो खेती का मुनाफा भी लगभग खत्म सा हो जाता है। हम सारे लोग गांव चले जाएं और सब खेती करें तो कौन लेगा किसी से सब्जी, भाई सबकी अपनी सब्जी उग रही होगी वहां पे। तो हम सब लोग गांव में जाएं और एक गाय पाल लें तो दूध कौन लगाएगा किसी से, कौन कौन खरीदेगा दूध को? Nobody will buy milk and vegetables in the village, जब सब लोग खेती करने बैठ जाएंगे तो। और ऐसा हुआ, जिस कारण से खेती एज अ इकोनॉमी भी ठप हो गया, क्योंकि सब खेती कर रहे थे अपने लिए और कोई डिमांड थी नहीं। मुझे अभी याद है एक दौर ऐसा था कि गांव के अंदर, मैं अपने गांव की बात करता हूं, हमारे गांव में लोग किसी से सब्जियां खरीदते ही नहीं थे। आपके यहां भी सेम होगा, खरीदते ही नहीं थे सब्जियां। अभी तो खैर मतलब आपके यहाँ तो रुझान है ना ऐसा, हमारे यहाँ भी रुझान नहीं आया है। हमारे यहाँ पे 5-7 परिवार जो है वो सब्जियां खाते हैं, और कैन यू बिलीव कि बाकी गांव के लोग ही उनसे सारी सब्जियां लेते हैं। आलू हो गए तो लगभग जो है वो 30-35 किलो आलू उनसे कट लेंगे, राइट। तो उनकी सब्जी कहीं और नहीं, गांव में ही, खीरे निकले नहीं कि मटर निकालेंगे, मने इकोनॉमी वही घूम रही है गांव के अंदर ही। और हद तो ये है कि एक परिवार ने सीजन लगाया टमाटर का और इनका प्याज का, और उसने मुझे बताया कि उसका जो मुनाफा इस साल का था वो 4.5 लाख रुपए था। साल के आधे 6 महीने का मुनाफा 4.5 लाख रुपए। इसका मतलब क्या है, घर भी देख लिया, परिवार भी देख लिए और आराम से खेती करी। देखा जाए तो काम तो, मेहनत तो हर कहीं उसमें है। पर मुझे बताइए 4.5-5 लाख 6 महीने में कमाने का क्या हुआ कि 6 महीने में 4 लाख भी मांग के चलते हैं तो लगभग 60 से लेके 65 हजार रुपए पर मंथ पड़ा उसको। और इतनी सैलरी अगर वो कहीं और बद्दी, नालागढ़ और दिल्ली में कमाएगा ना तो बैंड बजेगी पहले उसकी, बैंड 60 हजार कमाने में दिन रात काम करेगा। और खेती में क्या है, एक बार आपने सब टमाटर लगा दिए
तो जब तक उसका फूल नहीं निकलता आप बैठे होते हैं आराम से। ये फूल निकलेगा तो आपने इस पे केमिकल छिड़कने हैं ताकि कोई उसको खा ना जाए। एंड देन फिर जब टमाटर कच्चे होंगे, पकेंगे, तब तक आप वेट करेंगे। खेती में लगातार काम नहीं होता है, समझे आप? तो मेरे बोलने का अर्थ क्या है कि हमारी इंडस्ट्री को इसने ठप कर दिया अंग्रेजों ने। इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन लैंड्स, बिल्कुल भाई सही बात है। जब इतने सारे लोग खेती करने आ जाएंगे तो खेती पर दबाव बढ़ जाएगा, लोग खेती करेंगे और पैसा कमाने के लिए खेती करते जाएंगे, तो इससे दबाव बढ़ेगा खेती के ऊपर। इम्पोवरिशमेंट ऑफ पीजेंट्री, मैंने किसान बहुत गरीब होता चला गया, और होना है। गांव में सभी किसानी करेंगे तो किसानी नहीं चल पाएगी। कुछ नौकरी करें, कुछ बिजनेस करें, कुछ प्राइवेट जॉब्स करें, और 2-4 लोग खेती करें तो उनका बल्ले बल्ले है गांव के अंदर। और ये हो रहा आजकल। कई लोग हैं जो युवा लोग हैं, मैं देख रहा हूँ सेब के बगीचे लगा रहे हैं, सब्जियां लगा रहे हैं युवा लोग, और पैसे छाप रहे हैं खूब। ठीक है जी, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। पॉवर्टी और फेमिन की बात करें, गरीबी की बात करें, तो वेस्टर्न यूपी में, पश्चिमी यूपी में बोलते हैं 1860 और 61 के अंदर बहुत ज्यादा भुखमरी आई थी और बहुत लोग मारे गए थे, बहुत लोग मर गए थे जी। उड़ीसा, बंगाल, बिहार और मद्रास के अंदर तबाही हो गई थी। अब आप बोलेंगे जब सभी लोग खेती कर रहे हैं तो ये क्या चक्कर है कि लोग जो हैं वो भूख से मर रहे हैं? मैंने आपको पढ़ा है ना कि सब लोग खेती करने पे आ गए हैं। देखिए, जब सभी लोग खेती करते हैं ना तो उसे होता क्या है, फिर हम कम खेती करते हैं। जैसे मान लो अगर मैं आलू उगाऊंगा 1 क्विंटल, तो क्यों उगाऊंगा 1 क्विंटल? क्योंकि डिमांड 1 क्विंटल की है। यदि मुझे लगे कि भाई गांव में सभी आलू उगा रहे हैं तो हम उतने ही उगाएंगे जितने हमारे नीड होगी। तो मैं 10-15 किलो ही आलू उगाऊंगा या 20 किलो ही आलू उगाऊंगा। मैं 6-7 क्विंटल या 50 क्विंटल आलू खेती नहीं करूंगा जब डिमांड ही नहीं है। तो मेरे बोलने का क्या है कि जब हमारे आजकल गांव में जो किसान हैं वो ज्यादा खेती कर रहे हैं आलू की, प्याज की, क्योंकि डिमांड है, तो उसको बेचकर पैसा इकट्ठा कर ले रहे हैं। कल परसों कोई भी ऐसा भुखमरी आती कि भाई बारिश ही नहीं हो रही और खेती नहीं हो रही है, तो उस पैसे को यूज करके अपने लिए सब्जियां या खाने की चीजें ले सकते हैं। बट उस दौर में जब सब खेती ही कर रहे थे तो लोग सिर्फ अपने लिए खेती कर रहे थे। समझ रहे हो? आप अपने लिए खेती आप करते हैं तो उससे आपका कुछ बचता नहीं है, जिस कारण से जब जिस साल मान लो भुखमरी आ जाए, बारिश नहीं हो रही है, तो बारिश जब नहीं हो रही तो खेती किसी की नहीं हो रही है, तो सारे लोगों के पास अब सेविंग तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा? सब लोग भुखमरी का शिकार बन जाएंगे। तो बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, मद्रास, यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो तबाही मच गई। हम बात करने वाले हैं कि जो राष्ट्रवादी आंदोलन चले जी। राष्ट्रवादी मतलब क्या है कि हमारे देश में कुछ लोगों ने देश को आजाद करने की एक रट लगा ली कि देश को आजाद करेंगे। तो देश को आजाद करने की जो रट थी उसको बोलते हैं राष्ट्रीय आंदोलन। और ये आंदोलन मोटिवेट हुए थे जर्मनी से, फ्रांस से मोटिवेट हुए थे, और ये चले 1858 से लेकर 1905 तक। 1857 में रियलाइज हुआ कि हम हथियारों से लड़ नहीं सकते अंग्रेजों से। हथियारों से लड़ना, हथियारों के साथ अंग्रेजों से लड़ना आसान नहीं है। अंग्रेजों के पास बहुत ऑटोमेटिक हथियार हैं, मॉडर्न हथियार हैं, उनकी सेना काफी ऑर्गेनाइज्ड है, हम उनसे लड़ नहीं सकते हैं। सन 57 की हार नहीं बता दिया। इसके बाद हमारे देश के लोगों ने एक अलग रास्ता निकाला कि हम लोगों को इकट्ठा करेंगे, उनमें अवेयरनेस चलाएंगे, और फिर जब मिलके लोग साथ आएंगे फिर अंग्रेज हमें रोक नहीं पाएंगे। तो बहुत सारे नाम हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, गोपालन अय्यर हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ये वही नाम हैं जो आप देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्टार्टिंग में बड़े नेता जो नरम दल के माने जाते हैं वो ये नाम थे। तो ये स्टार्ट क्यों हुआ, आइए समझते हैं। एक्चुअली हुआ क्या ना कि फ्रांस में क्रांति हो गई और फ्रांस में लोगों ने कहा कि हमें बराबर के हक दो, वी वॉन्ट इक्वालिटी, इक्वल वेजेस। तो जब उन देशों में बड़ी बड़ी ताकतों को लोगों ने मिलकर हरा दिया ना, तो यहां भी लोगों में मोटिवेशन पैदा हो गई। ठीक है जी, जिस कारण से भारत में राष्ट्रवाद क्या हो गया जी, पैदा हो गया। ठीक है जी, राष्ट्रवाद की मांग क्या थी कि देश एक हो जाए, पूरा भारत एक हो जाए। दूसरी बात, पश्चिमी जो एजुकेशन थी उसको भारत में लाया जाए, हम भी पढ़े साइंस, हम भी पढ़े मैथ्स। ठीक है जी,
इंडिया के पास्ट को डिस्कवर किया जाए। अंग्रेजों ने हमें कहा था कि हमारे पूर्वज तो कुछ जानते ही नहीं थे, हमारे पूर्वज बहुत ही बेकार रहे हैं, हमारे पूर्वजों के पास शिक्षा नहीं थी, हमारे विचार बहुत ही घटिया रहे हैं, एजुकेशन हमारे पास थी नहीं आदि। यदि बार बार कोई कहा जाए कि आपके पूर्वज तो कुछ थे ही नहीं, कुछ थे ही नहीं, तो आपको क्या फील होगा कि यार पता नहीं सच में हमारा पास्ट कैसा रहा है, खराब रहा है। और बिलीव मी, हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलती है? हमारे पास्ट से मोटिवेशन मिलती है। ऐसे अगर आप आज बहुत मेहनत करो ना, तो आपको 6 महीने बाद क्या रहेगी? मोटिवेशन। हमारा पास्ट ही हमको मोटिवेट करता है। आप हफ्ता भर एंजॉय करिए, देखिए जरा एंजॉय करके, तो हफ्ते बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है वो गिर जाता है। तो कोई हमको ये बता दे कि हमारा पास्ट बहुत खराब था, हमारे पास्ट में हमारे पूर्वजों ने कुछ किया ही नहीं है, तो मोटिवेशन नहीं आती है। तो अंग्रेजों ने लगातार कहा कि हमारे पूर्वज कैसे रहे, अनपढ़ से, उनके विचार बहुत ही पुराने थे, बहुत ही अनकल्चर्ड हम लोग थे, कपड़े हमारे पास पहनने को नहीं थे, भाषा बोली हमारे पास नहीं थी, हम असभ्य लोग थे, असभ्य। तो पास्ट को डिस्कवर किया गया तो मालूम चला कि हमारे यहाँ तो बौद्ध धर्म पैदा हुआ है, जैन धर्म, समझे? हमारे यहाँ वेद जब लिखे जा रहे थे तो उस समय पे बाइबल अंग्रेजों को कुछ पता ही नहीं था। अंग्रेजों की बाइबल लिखी गई है, हमारे यहाँ बाइबल, हमारे यहाँ दैट इज वेद और पुराण, उपनिषद, क्या फिलोसफिकल किताबें थी। और बुद्धिज्म और जैनिज्म में भगवान बुद्ध ने क्या फिलोसफी दी है दुनिया को। तो डिस्कवर करना भी काफी इंपॉर्टेंट था। प्रेस और लिटरेचर छापे गए, मैगजीन छापी गई ताकि लोगों को अवेयर किया जाए। रेशियल एरोगेंस ऑफ द रूलर, मतलब हमारे रेशियल क्या होती है? नस्ल भेद। अंग्रेज कहीं ना कहीं हमें काला बोलकर हमें हीन भाव हम में डालते थे कि तुम तो काले हो, तो उनका वो बाहर लाना। लॉर्ड लिटन जब वाइसरॉय बना तो इन्होंने एक एक्ट पास किया जो कई बार एग्जाम में आया है। उस एक्ट का नाम था आर्म्स एक्ट 1878। इसके तहत कोई भी इंडियन मैन्युफैक्चरर मतलब बना नहीं सकता है हथियारों को, ना ही उन्हें कैरी कर सकता है। माने हथियार बनाने की इजाजत इंडियंस के पास खत्म हो गई। हम हथियार नहीं बना सकते थे, हम उन्हें ले भी नहीं सकते थे, इस्तेमाल भी नहीं कर सकते थे, हम पर ये कर लग गया। उस कारण से हमारी पत्रकारिता पर भी अंकुश लगा दिया। तो ये बड़े रीजन थे जिस कारण से हमारे देश में राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ। और सबसे बड़ा एक कारण है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। ये बहुतों बार एग्जाम में आया है, 1883 में हुई थी। एक्चुअली कहानी क्या है कि इल्बर्ट बिल जो था, एक बिल था जिसे इल्बर्ट नाम के आदमी ने पेश करा। इल्बर्ट नाम के आदमी वाइसरॉय काउंसिल के लॉ मेंबर थे। इन्होंने कहा था कि इंडियन जज भी यूरोप के जो मामले हैं यूरोपियंस के, मानो किसी यूरोपियंस को केस लग गया है मर्डर का, चोरी का, तो इंडियन जज भी उसको सजा दे सकता है कोर्ट के अंदर। जब ये बिल लाया गया तो इसमें यह था कि इंडियन जजेस भी एक यूरोपियंस एक्यूज को ट्राई, मतलब उसको उसके ऊपर फैसला सुना सकते हैं। ये इतना कंट्रोवर्सी बना कि इस बिल को वापस लेना पड़ गया। तो जब ये वापस लेना पड़ गया तो इंडियंस का एक तरह से बिलीफ जो था अंग्रेजों की हीन भावनाओं पे वो बढ़ता चला गया। उनको लगा कि अंग्रेज है, देखो हमारे इंडियंस को जज नहीं बना रहे हैं, तो जब इनको हमारे लोगों पे फेथ ही नहीं है तो हमें तो इनको यहां से तुरंत बाहर निकालना चाहिए। समझा आप? देखिए अंडरस्टैंड कीजिए, अंग्रेज जज भारतीयों पे डिसीजन सुना सकता है, तो भारतीय जज क्यों नहीं सुना सकते यूरोपियंस पे कोई केस हो? तो गलत है ये, तो ये बात है। और बात यह है कि जुडिशरी जो है, न्यायपालिका जो है, उसका बिलीफ पब्लिक पर होना चाहिए ना, और पब्लिक का उस पर होना चाहिए। पब्लिक का उस पर बिलीफ खत्म हो जाए तो फिर न्यायपालिका कैसे रहेगी? लोग बोलेंगे तो पार्शियल है, पार्शियलिटी करती है, ऐसा करती है, वैसा करती है। ठीक है जी, लीजिए ब्रेक 2 मिनट।
वो उनके बड़े कुछ काम कर रहे होते हैं ना, फिर चले जाते हैं चुपचाप। फिर वो एक घर पे हुआ और वो कितना मार कम ही है। नहीं है, ये मिलता नहीं।
अभी तक